क्वेश्चन है हाई altitude balloon is filled with 1.41 into 10 to the power 4 liter hydrogen. At a temperature of 21 degrees Celsius and a pressure of 745 torr. What is the volume of balloon at a height of 20 kilometer, where temperature is minus 48 degrees Celsius and pressure equal to 63.1 torr. देखो पहले बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया हो, काफ़ी लैंग्वेज हो, तो ट्राई ये किया करो बच्चों कि सारा डेटा नोट कर लो कि कैसे डेटा दे रखा है, क्या टेम्परेचर 2 बार दे रखा है, प्रेशर 2 बार दे रखा है। अगर डेटा नोट करोगे तो ये लैंग्वेज जो है ना बच्चों, ये आपको परेशान नहीं करेगी। इस क्वेश्चन का मुझे जो मीनिंग समझ में ये आ रहा है कि बलून को अगर 20 किलोमीटर तक हाइट तक ले जाएं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो एक बार डेटा हम नोट करते हैं और डेटा नोट करने के बाद ट्राई करो कि इसमें क्या फॉर्मूला लग सकता है। अभी कोई बच्चा आंसर नहीं बताएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे 30 सेकेंड्स इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसको नोट करें और फिर सबके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि क्या अप्लाई करें हम। 745 के बाद क्या लिखा है? 745 टॉर, TORR टॉर। ओके, सो बता सकता कोई क्या क्या इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम लोग? सर
सर P1V1 upon T1 इक्वल टू P2V2 upon T2। वेरी गुड वेरी गुड। देखो समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब इसमें कुछ भी दे रखा हो, पहले पहले आपको टेम्परेचर दे रखा है T1, और कैपिटल टी को हमेशा किस में रखना होता है, केल्विन में। अभी भी आप लोग STP टेम्परेचर भूल जाते हो, NT टेम्परेचर भूल जाते हो। STP जब भी लिखा होता है तो टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे, और STP पर टेम्परेचर हमेशा 273 केल्विन लेना होता है। NTP पर टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, केल्विन 298 हो जाएगा। नॉर्मल प्रेशर जो होता है 1 atm होता है, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार होता है। ऑल्दो 1 बार और 1 atm में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये डेटा मत भूला करो। कभी कभी STP लिख देंगे और टेम्परेचर प्रेशर नहीं देंगे, तो समझना है कि दूसरा टेम्परेचर प्रेशर हमको ये गिवन है। तो टेम्परेचर T1 गिवन है, प्रेशर P1 गिवन है, और पहले वॉल्यूम गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर भी गिवन है और प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है। तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। अब सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों। यस सर। हाँ, क्योंकि अब सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, आपका पेपर भी है आज। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन बच्चों NCERT का है, बट ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, तो अभी बताता हूँ मैं। कैलकुलेट द पेलोड when a balloon of radius 10 meter and mass 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 डिग्री सेल्सियस। गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या यूज करते हैं जब प्रेशर बार में हो, तो 0.083। सो यू नो व्हाट इज पेलोड। अगर बच्चों पेलोड का मतलब यहाँ पर जो बलून जो है ना वो ऊपर की तरफ फ्लाई करता है, उसके लिए यूज किया गया यहाँ पर। अच्छा, मैं आपसे कहूँ बच्चों कि ये बलून है, ठीक है, और इस बलून के अंदर ये कोई गैस भरी है, ये हीलियम गैस है, मान लो हीलियम गैस ही भरते हैं, आपको पता ही होगा। अगर ये बलून का जो मास है वो एयर से लाइटर हो, लाइटर देन एयर, देन क्या होगा, ये बलून ऊपर की तरफ राइज करेगा, यस या नो। यस सर। यस सर।
ओके, तो एयर जो है सराउंडिंग में उसकी डेंसिटी और ये जो गैस फील्ड है इसकी डेंसिटी में फ़र्क होने की वजह से, और अगर ये लाइट है तो ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। इसी बोलते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गैस बलून, और यही होता है आपका पे लोड। पे लोड तो क्या होता है? पे लोड होता है, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट, अगर आप बियांसी वगैरह को सुना हो आपने। पे लोड होता है पे लोड इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बलून। ये है। जो गैस फिल्ड बलून है वो जब ऊपर राइज कर रहा है तो वो जो है अपने वॉल्यूम के बराबर एयर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। अच्छा बताओ बच्चों, ये अगर बलून है तो जब ये ऊपर राइज करेगा तो ये कितना एयर हटाएगा? ये जो बलून है वो कितनी एयर हटाएगा? अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को हटाएगा। हाँ, तो अगर आपको एयर का कभी वॉल्यूम लेना हो तो जो डिस्प्लेस्ड एयर का वॉल्यूम लेना हो तो आपको बलून का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बलून है जो ऊपर राइज करेगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को ही डिस्प्लेस करेगा। तो पे लोड होता है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बलून। ये आपको फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। दोनों की एक तरीके से समझो, हमने डेंसिटी में डिफरेंस देख लिया है, दोनों में मास का डिफरेंस देख लिया। ठीक है, अब कैसे निकालें मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर? तो जो एयर है उसकी डेंसिटी दे रखी है, मैं बस मेथड बताता हूँ कैसे करना है आपको। जो एयर है उसकी डेंसिटी दे रखी है, और अगर हमको एयर का वॉल्यूम पता चल जाए बच्चों, तो क्या एयर का मास पता चल सकता है क्या? आपको पता है ना बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी में अगर हम वॉल्यूम कर दें तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ एयर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ एयर। और एयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? जो डिस्प्लेस्ड एयर उसका वॉल्यूम क्या होगा? जो बलून का वॉल्यूम है। बिल्कुल सही है ना बच्चों? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमको जो है वो वॉल्यूम ऑफ बलून निकालना पड़ेगा। तो बलून को हम स्फीयर मान के चलेंगे ना, तो उसके लिए क्या फॉर्म लगाएंगे बच्चों हम लोग? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड। 2/3 पाई आर क्यूब। गुड गुड बच्चों, गुड। वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। बस थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना। अब बताओ 4/3 पाई आर क्यूब में क्या हमें रेडियस की वैल्यू रखना पड़ेगा? क्या हमको बलून की रेडियस दे रखी है क्या? यस, रेडियस दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर, तो क्या बच्चों रेडियस यहाँ पे 10 मीटर रख देंगे हम लोग, तो वॉल्यूम ऑफ बलून आ जाएगा। अब देखो रेडियस को 10 मीटर रख रहे हो तो ये मीटर क्यूब में आएगा इसका वॉल्यूम, और हमारा जो एयर है उसकी डेंसिटी भी देखो 1.2 kg मीटर क्यूब है, तो हमारा जो मास आएगा वो एयर का मास किस में आएगा बच्चों? केजी में आएगा। भाई यूनिट ध्यान रखना है यहाँ पर, मास ऑफ एयर जो है ना वो यहाँ पर केजी में आएगा। तो क्या हम लोगों ने एयर का मास अभी निकाल लिया है? मतलब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्या मास ऑफ एयर हम लोगों को मिल गया क्या? यस ओके, सो मास ऑफ एयर मिल गया है। प्लीज़ ध्यान रखना क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो मास ऑफ एयर इस तरह निकाल लेंगे। अब मास ऑफ एयर मिलने के बाद जब आप सॉल्व करोगे तो मास ऑफ एयर को मैं यहाँ पर साइड में कहीं निकाल देता हूँ ऐसे। वॉल्यूम ऑफ बलून यहाँ पर लिख देता हूँ, वी का मतलब है वॉल्यूम ऑफ बलून। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू रखोगे 10 का होल क्यूब पाई आर क्यूब, राइट। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये
5028.6 kg आएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ बलून है। और फिर इसके बाद हम डेंसिटी निकाल लेंगे। सॉरी, डेंसिटी हमको गिवन है तो मास ऑफ एयर आ जाएगा। अब मुझे बताओ मास ऑफ गैस फिल्ड बलून कैसे निकालें। तो मास ऑफ गैस फिल्ड बलून क्या होगा बच्चों, बताना। बलून का मास प्लस उसके अंदर जो गैस फील्ड है, एक सेकेंड, मास ऑफ गैस फील्ड बलून क्या होगा, बलून का मास प्लस उसके अंदर जो गैस फील्ड है उसका मास। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे बेटा आप? सर बैलून का डेंसिटी दे रखी है। नहीं, बलून की डेंसिटी नहीं दे रखी है, बलून का मास डायरेक्ट नहीं दे रखा है इन्होंने। देखो ना, दे तो रखा है डायरेक्टली, मैंने लिखा नहीं क्या, एंड मास 100 kg। बलून का मास तो 100 kg डायरेक्टली दे रखा है ना। बस उसमें क्या करना है आपको, बलून के मास में जो गैस अंदर भरी उसके मास को जोड़ देना है, तो टोटल गैस फील्ड बलून का मास आ जाएगा। यस या नो? यस सर, यस मास ऑफ बलून, यस सर। ओके बेटा, मास ऑफ बलून जो होगा दैट इज इक्वल टू, अब बहुत ज़्यादा मैं डिफिकल्ट नहीं बता रही, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आना हो तो पता नहीं। मास ऑफ बलून जो है वो क्या होगा, बलून का मास प्लस उसके अंदर जो गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी गई बलून के अंदर, इसमें एक क्वेश्चन में हीलियम गैस भरी गई है ना, हीलियम। Heliums. अब बताओ मास ऑफ बलून तो हमको पता है, मास ऑफ गैस फिल्ड बलून, इसका मास निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मास ऑफ गैस फिल्ड बलून इक्वल टू बलून मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस। ठीक है, और इसका मास 100 दे रखा है। अब बताओ मास ऑफ गैस कैसे निकालें, मास ऑफ गैस कैसे निकालें, ये इसमें कौन हेल्प करेगा मेरी, टेल मी। PV equals to nRT. हाँ बिल्कुल सही जवाब। पीवी, जब भी गैस के लिए कुछ भी काम करना हो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दें, तो मास ऑफ गैस जो आएगा वो पीवी इक्वल टू एनआरटी से आएगा। और यहाँ पे पी इंटू वॉल्यूम, एन क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी। और यहाँ से हीलियम गैस का मास। सर इसमें वॉल्यूम क्या रखेंगे? हाँ हाँ रुक जाओ, अभी क्या बात हुई बताओ मेरी, अभी आपने बलून का वॉल्यूम नहीं निकाला था। अब बताओ बलून का जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर जो हीलियम गैस होगी उसका वॉल्यूम अलग अलग होगा क्या? No sir. नो सर। तो फिर आप बोलते नहीं कंटेनर का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम होता है, तो बलून का वॉल्यूम है तो हीलियम गैस का वॉल्यूम होगा, यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ, बस इस क्वेश्चन में यही है कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनसीईआरटी में काफ़ी बड़ा दे रखा है। तो प्रेशर क्या रखूँ बच्चों में 1.66, और वॉल्यूम क्या रखूँ, वॉल्यूम, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यहाँ पे देखो क्या कर दिया एक चीज़, और आप लोगों ने बताया भी नहीं कुछ। बताओ ये जो हमने लिखा था ना, ये तो हमने सीधा बलून का तो क्या लिख दिया, ये हमने एयर का मास लिख दिया है। जब इसका आप वॉल्यूम निकालोगे तो कुछ और आएगा, कोई नहीं बता रहा मेरे को, 4190 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो मैंने इसके बाद में लिखा था वो एयर का मास था, क्योंकि इसमें जब आप एयर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे तब एयर का मास आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ही ध्यान देना पड़ेगा, बताना बच्चों इस इक्वेशन में वॉल्यूम हम लोग किस में रखते हैं, या तो लीटर में या तो मिलीलीटर में, और हमको वॉल्यूम अभी है किस में हमारा, Per cube. हाँ तो बताओ फिर इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करूँ, मुझे तो नहीं आता, बताओ जल्दी से आप लोग। सर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। हाँ तो बताओ फिर मैं क्या पुट करूँ, आप बताओ मुझे हेमंत जी। 4190 इंटू 1000 होगा। इंटू में 1000 कर देगा। 10 की पावर 3, बस ये कर दूँ ना बच्चों, इतना सा। यस सर। हाँ, Yes, इक्वल sir. टू गिवन मास अपॉन हीलियम डिवाइड बाई हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4, इंटू आर कितना रखोगे 0.0821, इंटू टेम्परेचर कितना रखोगे, टेम्परेचर दे रखा है ना, हाँ 27 यानी 300। अब बच्चों आप समझ सकते हो कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है। अब इस क्वेश्चन को छोटे छोटे फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब इसमें मास ऑफ हीलियम आ गया यहाँ से, यस या नो? Yes sir. हाँ, तो मास ऑफ हीलियम जो आएगा मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, दैट विल बी
1117.48 और ये मास जो आएगा ना, जो ये इससे जब सॉल्व करोगे तो मास पहले ग्राम में आएगा या केजी में आएगा, जरा बताना। वॉल्यूम लीटर में रख रहे हो तो मास जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है। और बाद में इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी केजी। आप सॉल्व कर केजी करने के लिए 1000 से आप इसको जो है डिवाइड कर दोगे तो ये इतना आएगा। इसका मास, हीलियम गैस का मास 111.748 kg, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या आ गया क्वेश्चन, देखो। देन पे लोड इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर क्या होगा 4190 इंटू एयर की डेंसिटी 1.2 माइनस मास ऑफ गैस फिल्ड बलून, तो गैस फिल्ड बलून का मास क्या होगा, बलून का मास 100 kg प्लस गैस का मास कितना मैंने निकाला था अभी, वो आ जाएगा 1117.48 kg। बच्चों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, कैलकुलेशन बहुत है इसमें लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना कैसे करना था। यस सर, आ गया सर। Yes, sir. बस 2-3 बच्चे ही बोलते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं बताते आया कि नहीं आया समझ में। सबको समझ में आ गया ना Yes, पक्का? sir. ओके। यस सर। हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है Yes, मगर sir. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस वजह से, ठीक है शाबाश। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए जल्दी से मुझे फिर से वो रिपीट करा दोगे क्या आप लोग, कि जल्दी से मुझे बताना, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पार्शियल प्रेशर क्या होता है जल्दी बताना। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ए लिखना हो तो क्या होता है जल्दी बताना बच्चों। Mole fraction of A into total pressure. वेरी गुड। Mole fraction into total pressure. वेरी गुड। क्वेश्चन 2, अगर मुझे जेड को लिखना हो हाई प्रेशर पर तो कैसे लिखते हैं बच्चों, जेड हाई प्रेशर पे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड हाई प्रेशर पे क्या होता है, कोई बता सकता है? ये देखो तैयारी इन लोगों की। देख लो 1 plus देख लो PB by RT. 1 प्लस पी बी बाई आर टी। ये देखो सभी बच्चों ने जल्दी जवाब नहीं दिया, इसलिए अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया। Sir, हाई 1 प्रेशर plus पे PB जेड by की RT. हाँ हाई प्रेशर पर जेड ए से ज़्यादा होता है, यहाँ पर बी आपको पता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। अच्छा बताना जरा, जेड एट लो प्रेशर पे क्या होता है? 1 minus A by VRT. 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, ठीक है। जेड लो प्रेशर पर 1 से कम होता है। और लो प्रेशर पे कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जल्दी बताना, टाइम नहीं लेना, जल्दी बताओ मुझे। Attractive. 1 minus A by VRT. हाँ लो प्रेशर पे कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं, अट्रैक्टिव। और हाई प्रेशर पर रिपल्सिव। Repulsive. हाँ अच्छा, जेड वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है, वेरी लो प्रेशर पे, जल्दी बताना। Equal to 1. पी वी इक्वल टू आर टी, हाँ इक्वल टू 1, ठीक है वेरी गुड। जेड इक्वल टू 1 यानी कि आइडियल गैस हो गया, ठीक है। थोड़ी बहुत तो तैयारी कम है क्योंकि जल्दी नहीं बताया आप लोगों ने। अच्छा बताओ जेड होता क्या है, कौन बताएगा, इसका फॉर्मूला क्या है जेड का? PV by RT. नहीं दूसरा वाला E into volume of real gas by R. हाँ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये एक्चुअल में जेड होता है। अगर आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस के वॉल्यूम के बराबर हो जाए तो फिर दोनों गैस एक जैसी हैं तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी में आइडियल की जगह आप वो रख दो, इसमें वी निकाल के रख दो, पी के टर्म्स में आर के टर्म में तो पी वी बाई आर टी आ जाएगा। अच्छा जल्दी बताना, आइडियल गैस और रियल गैस में किसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे? Ideal gas. हाँ अरे रियल गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए आइडियल गैस से, तो इसलिए मैं पूछूं एसटीपी पर
आइडियल गैस वॉल्यूम कितना लेते हो जल्दी बताओ। 22.4. 22.4 liter. वेरी गुड। और एसटीपी पर 22.4 लीटर। अरे वाह वेरी गुड। और एसटीपी पर अगर रियल गैस का वॉल्यूम लेना हो तो क्या लोगे? लेस देन 22.4 लीटर, राइट? डेटा को याद नहीं है। लेस देन 22.4 Yes, लीटर। sir. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। ओके ओके ओके, बस बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे यार, नाइट्रोजन फॉर्म्स सेवरल ऑक्साइड। टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। वन ऑफ देम, मैं इसके बाद ना आपके जो भेजे थे मैं उसके सोल्यूशन भेज दूंगा। अभी मेरी 2-3 क्लास लगातार है, तो सोल्यूशन समझ नहीं आया क्या बेटा जो सोल्यूशन भेजे थे? तो सर जो कल असाइनमेंट भेजा था आपने, अच्छा, वन ऑफ देम हैज डेंसिटी ऑफ 1.33 ग्राम पर लीटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजन के सेवरल ऑक्साइड हैं, और सेवरल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? NO, N2O, NO2 और N2O5। तो पूछ रहा है कि 205। क्यों भाई, कैसे पता चल गया आपको एकदम से N2O5? इनके नाम तो सभी चारों के नाम अगर किसी को पता हो तो वह बहुत बड़ी बात है। वैसे पता है किसी को चारों के नाम? जरूरत नहीं है वैसे। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन की सेवरल ऑक्साइड है। अच्छा ठीक है, ओके बेटा। तो सेवरल ऑक्साइड में से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑक्साइड होगा जिसकी 1.33 डेंसिटी हो और प्रेशर 764 हो और टेम्परेचर 150 हो। तो बताना है वो कौन सा ऑक्साइड है। क्या अप्रोच करोगे? सर मोलर मास निकाल लेंगे PM इक्वल टू DRT से। T/MRT. बिल्कुल सही। हमको पहले मोला मास निकालना पड़ेगा और इन चारों के मोला मास भी निकालना पड़ेंगे और जिसका मोला मास से मैच कर जाएगा वही ऑक्साइड है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, याद है ना आपको? वही आंसर होगा। क्या? प्रेशर इक्वल टू D/M इंटू R इंटू टी। प्रेशर इक्वल टू D/M R इंटू टी। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यू जस्ट नीड टू फाइंड मोलर मास। ठीक है, तो बस इतना ही मैं छोड़ देता हूँ, इसके बाद आप कर लोगे। सर जो ये B वंडरवॉल कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? वंडरवॉल क्वेश्चन A और B की? यस सर। यार ये तो आपने आना चाहिए आपको, ये तो मैंने उसी दिन कहा था कैसे निकालोगे यूनिट। क्या होती है वंडरवॉल इक्वेशन, जरा बताना कोई जल्दी से। ये देखो, P प्लस सब P plus A by B square minus into B minus B is equal to R. आर टी। B minus B equals to R। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। और इसको अगर मोल्स की टर्म में लिखना हो तो P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ये एन मोल्स के टर्म्स में होती है। तो देखो यहाँ पर हेमंत, इसमें P की यूनिट क्या होगी? यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा आपने अच्छे से। प्रेशर यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ दिस, खत्म। यूनिट ऑफ P इक्वल टू यूनिट ऑफ दिस। इट्स क्लियर सर। हाँ, तो यूनिट ऑफ, बेटा बार बार नहीं,
यूनिट ऑफ पी इक्वल टू यूनिट ऑफ एन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से ए क्या हो जाएगा फिर, ए इक्वल टू यूनिट ऑफ पी इंटू यूनिट ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। आ गया हेमंत समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, पी इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये आ गई आपकी ए की यूनिट। और इस तरह आप यहाँ पे वी की यूनिट तो पता ही सबको, इस तरह कर लोगे, क्या दिक्कत है। ओके, जरा रुकना 1 मिनट और। An open vessel at 27 degrees Celsius is heated until 3/5 part of the air in it has expelled. Assume volume of vessel constant find temperature to which vessel is heated। बताओ क्या करोगे इसमें? ओपन वेसल के लिए क्या बताया था मैंने? ओपन वेसल में मोल्स चेंज होंगे, टेम्परेचर, बस वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। हाँ, ओपन वेसल में टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। नहीं, ओपन वेसल में प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए आपको इक्वेशन क्या लगाना पड़ता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी में से वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वी कैन राइट N1 RT1 और N2 RT2। ठीक है, पी बी इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, N1 T1 इक्वल टू N2 T2, और R तो कट जाएगा। ओ शिट यार,